काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और मलेशिया के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया की विजिट को कंक्लूड करके भारत वापसी कर ली है, लेकिन मलेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो दोनों देशों के टाइज को और मजबूत करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब मलेशिया में भी लॉन्च होगा। मलेशिया की गवर्नमेंट भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए मान गई है। हालांकि अभी कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई है, मगर न्यूज निकल कर आ रही है कि यूपीआई अब मलेशिया में भी लॉन्च होगा, जिसके बाद भारत के जो भी लोग मलेशिया जाएंगे वो वहां पर भारत के यूपीआई एप्स जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फोन पे का इस्तेमाल कर वहां पर यूपीआई की ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। मलेशिया की गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद अब भारत और मलेशिया के सेंट्रल बैंक्स आपस में इस टाई अप को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर ही यूपीआई मलेशिया में भी एक्टिवेट हो जाए। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों देशों ने साइन किया है, वो है बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को नेशनल करेंसीज यानी कि इंडियन रुपीस और मलेशियन रिंगिट में सेटल करने का। दोनों देश लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए एक मैकेनिज्म रेडी करेंगे ताकि यूएस डॉलर, यूरोस या फिर युआन के ऊपर से डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। मलेशिया ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है क्योंकि साउथ एशिया से इंडोनेशिया को ब्रिक्स में पहले शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब साउथ ईस्ट एशिया से मलेशिया भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए काफी हाथ पैर मार रहा है। भारत ने प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन भारत ने कहा है कि हमने नोट किया है कि मलेशिया ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और इसके ऊपर हम विचार करेंगे। वहीं पर मलेशिया ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन दे दिया है। मलेशिया और भारत की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें मलेशिया ने प्रतिबद्धता जताई है कि परमानेंट मेंबर बनने के लिए मलेशिया भारत को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक सेमीकंडक्टर के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ है और भारत ने मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट भी खोलने की अनाउंसमेंट कर दी है। आज से पहले भारत की मलेशिया में केवल एक ही एम्बेसी थी और वहां पर कोई भी कॉन्सुलेट नहीं था, लेकिन अब वहां पर एक नया कॉन्सुलेट खोला जाएगा। इसके साथ ही हम जो जाकिर नाइक का वेट कर रहे थे उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट सामने नहीं आई है। हो सकता है कि मीटिंग्स में उसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा जरूर की होगी, लेकिन उसके ऊपर अनाउंसमेंट कोई नहीं की गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2026 के लिए यूनाइटेड नेशंस का जो मेन बजट है उसके लिए भारत ने अपनी फुल बजट असेसमेंट्स एक साथ ही पे कर दिए हैं, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तारीफ की है और ऑनर कॉल में भारत का नाम लिया है। यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने जानकारी दी है कि वर्ल्ड में टोटल 47 कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक अपने ड्यूज पहले ही क्लियर कर दिए हैं। इनमें भारत का भी नाम शामिल है। साल 2026 की असेसमेंट के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस के रेगुलर बजट में भारत की कंट्रीब्यूशन बनती है $35.18 मिलियन, जो अगर हम 90 के रेट के ऊपर कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीस में 316 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। यानी कि एक साल के लिए हमने 316 करोड़ रुपीस यूनाइटेड नेशंस को एक साथ ही दे दिए हैं, और ये भी अभी बस रेगुलर बजट है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की और भी अलग अलग बॉडीज है जहाँ पर अलग से ड्यूज पे करने पड़ते हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार खुद अपनी मर्जी से यूनाइटेड नेशंस की और भी बॉडीज में कंट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस किसी भी देश से जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब भारत ने अपने ड्यूज ऑन टाइम क्लियर किए हों। भारत हर साल के स्टार्टिंग में जनवरी महीने खत्म होने से पहले ही अपने एडवांस में पेमेंट कर देता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र का भारत को कोई फायदा हो भी रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे देश अब यूनाइटेड नेशंस को अपने ड्यूज क्लियर ही नहीं कर रहे हैं और कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, अमेरिका और चाइना को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका ने ये डिस्क्लोज किया है कि साल 2020 में जब भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी की घटना हुई थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स का सीक्रेट टेस्ट कंडक्ट किया था। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जी डिडानो ने कहा है कि गलवान घाटी की घटना के बाद हुए न्यूक्लियर टेस्ट में चाइना ने डीकपलिंग नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे जमीन के थ्रू होने वाली सीस्मिक मॉनिटरिंग की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और दुनिया को उनकी एक्टिविटीज का पता कम चलता है। 22 जून 2020 को चाइना ने ऐसा ही एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसमें रियल न्यूक्लियर पावर जनरेट हुई थी। अब ये जो 22 जून की डेट है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच स्किर्मिशेस 15 जून को स्टार्ट हुए थे। उस समय भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और चाइना के 30 सैनिक मारे गए थे। यानी कि अमेरिका के अकॉर्डिंग भारत और चाइना के बीच जो गलवान घाटी की घटना स्टार्ट हुई थी, ठीक उसके 7 दिनों के बाद चाइना ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। अब सोचने वाली बात है कि उस तरह के तनाव के माहौल में एक न्यूक्लियर टेस्ट करना, इसका मतलब है कि चाइना भारत के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का पॉसिबल इस्तेमाल भी एक ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहा था। उस सिचुएशन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कंडक्ट करने का कारण एक डेटरेंस क्रिएट करना भी हो सकता है। हो सकता है कि गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर टेस्ट करने का एक पर्पस भारत और दुनिया की दूसरी कंट्रीज के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना भी हो सकता है,
ताकि भारत चाइना को कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस देने से पहले ये भी कंसीडर कर ले कि चाइना सामने से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और बाकी देश भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे भारत चाइना के साथ युद्ध शुरू ना करे, वरना चाइना न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही ये न्यूज इस समय ब्रेक करने का एक और मतलब है कि चाइना ने गलवान घाटी की घटना के बाद न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, और वो ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट थे जिसको छुपाने और सिस्मिक मॉनिटरिंग का पता नहीं चले, इसके लिए चाइना ने डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। लेकिन अमेरिका के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम चाइना के सभी न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उस समय जब एक्चुअल में गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब चाइना ने ये न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कंडक्ट किया था, उस समय अमेरिका ने ये न्यूज पब्लिक क्यों नहीं की थी? आज इतने सालों के बाद ये खुलासा करने का क्या मतलब है, वो भी ऐसे समय में जब गलवान घाटी के इंसिडेंट को पीछे छोड़कर भारत और चाइना कई सालों के बाद रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऐसे समय में ये डिस्क्लोज करने का एक ही मतलब हो सकता है, अमेरिका से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि चाइना और भारत के रिलेशंस लगातार मजबूत हो रहे हैं। वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको अमेरिका और चाइना इन दोनों में से किसी भी एक देश के ऊपर भरोसा करने का ऑप्शन मिले तो आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे, अमेरिका के ऊपर या चाइना के ऊपर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्स्टीन फाइल्स और दलाई लामा को लेकर, जिनको भारत ने शरण दी हुई है। दरअसल रिसेंटली जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई थी उसमें जेफरी एप्स्टीन ने दलाई लामा का भी नाम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट 169 टाइम्स लिया है, जिसके बाद ये क्लेम किया जाने लगा कि दलाई लामा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पेरोल के ऊपर है और जेफरी एप्स्टीन के साथ भी दलाई लामा मीटिंग कर चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि दलाई लामा और जेफरी एप्स्टीन आपस में दोस्त थे एंड ये एक साथ इवेंट्स को अटेंड करते थे, और हो सकता है कि अंडर एज चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेशन में दलाई लामा का भी हाथ हो। कई दिन तक ये प्रोपेगेंडा चलने के बाद आज हिज होलीनेस दलाई लामा के धर्मशाला स्थित ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए बोला है कि कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हिज होलीनेस दलाई लामा का नाम जेफरी एप्स्टीन के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम बिल्कुल क्लियर तरीके से कंफर्म करते हैं कि हिज होलीनेस दलाई लामा ने कभी भी जेफरी एप्स्टीन से ना तो मुलाकात की है और ना ही अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति को उनसे मिलने या इंटरेक्शन करने की परमिशन दी है। दलाई लामा कभी भी जेफरी एप्स्टीन के कांटेक्ट में नहीं आए थे, ये कहना है दलाई लामा के ऑफिस का, यानी कि दलाई लामा की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी के दिन भारत के साथ मैच को बॉयकॉट करेगी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर पलटने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 फरवरी के भारत के साथ मैच को लेकर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने को राजी हो गया है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि ये उनका आखिरी फैसला है और वो इसके ऊपर ICC के साथ कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि आज PCB ने ICC के साथ टॉक्स में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी है और कल से ICC और PCB की मीटिंग स्टार्ट हो रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ICC के सामने कुछ कंडीशंस रख सकता है, यानी अगर ऐसा हुआ तो तभी वो मैच खेलेंगे। अब इन कंडीशंस में क्या निकल कर आता है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन जो अभी बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी आर्म्स के ऊपर ब्लैक बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ब्लैक बैंड लगाकर वो मैच के अंदर उतर सकते हैं। हो सकता है कि पोस्ट मैच सेरेमनी में पाकिस्तान कोई हरकत भी करे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 15 फरवरी को एक्चुअल में क्या होता है। पाकिस्तान तो खैर एक तरफ बॉयकॉट करने की बात बोल रहा है, लेकिन भारत के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि भारत तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा और पाकिस्तान वाले मैच के लिए भारत अपनी टीम को श्रीलंका भेजेगा। भारत की टीम सारे ICC प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए श्रीलंका जाएगी, वहां पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की जाएगी और साथ में 15 फरवरी के दिन इंडियन क्रिकेट टीम समय के ऊपर स्टेडियम भी पहुंचेगी। वहां पर फिर जब तक मैच रेफरी मैच को कॉल ऑफ नहीं कर लेते हैं, यानी कि ऑन ग्राउंड मैच रेफरीज जब तक मैच को कैंसिल करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर लेते हैं, तब तक भारत की टीम स्टेडियम में भी वहां पर प्रेजेंट रहेगी। एक बार मैच रेफरीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद भारत की टीम ग्राउंड से वापस होटल जाएगी। फिलहाल तो ICC और साथ में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये मैच किसी भी तरह से हो जाए, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी एंड मोमेंट तक बनी रहेगी और ये तमाशा 15 फरवरी की रात तक चलता रहेगा। वैसे पाकिस्तान की कोई इज्जत तो नहीं है, लेकिन ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि 15 फरवरी के दिन पाकिस्तान की टीम क्या अपने प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के खिलाफ जाकर भारत के साथ मैच खेलती है या फिर नहीं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।